आज की स्टोरी है आप बीती, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसे थोड़ा आसान बना दिया है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अक्सर ज्यादातर साहित्य की सेवा करने वालों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब पढ़ने वाले उनके पास श्रद्धा से भरी चिट्ठी भेजने लगते हैं। कोई उनके लिखने के तरीके की तारीफ करता है, कोई उनकी सोच पर मुग्ध हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से ये खुशकिस्मती मिली है। ऐसी चिट्ठियों को पढ़कर उसका दिल कितना गदगद हो जाता है, इसे किसी साहित्य की सेवा करने वाले से ही पूछना चाहिए। अपने फटे कंबल पर बैठा हुआ वो गर्व और आत्म गौरव की लहरों में डूब जाता है। भूल जाता है कि रात को गीली लकड़ी से खाना पकाने के कारण सिर में कितना दर्द हो रहा था। खटमलों और मच्छरों ने रात भर कैसे नींद हराम कर दी थी। मैं भी कुछ हूं, ये घमंड उसे एक पल के लिए पागल बना देता है। पिछले साल सावन के महीने में मुझे एक ऐसी ही चिट्ठी मिली। उसमें मेरी छोटी रचनाओं की दिल खोलकर तारीफ की गई थी। चिट्ठी लिखने वाले महोदय खुद एक अच्छे कवि थे। मैं उनकी कविताएं पत्रिकाओं में अक्सर देखा करता था। ये चिट्ठी पढ़कर फूला न समाया। उसी समय जवाब लिखने बैठा। उस तरंग में जो कुछ लिख गया इस समय याद नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि चिट्ठी के शुरू से आखिर तक प्यार के भाव से भरा हुआ था। मैंने कभी कोई कविता नहीं की और ना ही कोई गद्य काव्य ही लिखा, यानी कि कहानी और कविता का मिला जुला रूप। पर हाँ, भाषा को जितना सुंदर बना सकता था उतना बनाया। यहाँ तक कि जब चिट्ठी खत्म करके दोबारा पढ़ा तो कविता का मजा आया। पूरी चिट्ठी सुंदरता के भाव से भरी थी। 5वें दिन कवि महोदय की दूसरी चिट्ठी आ पहुंची। वो पहली चिट्ठी से भी कहीं ज्यादा दिल छू लेने वाली थी। प्यारे भैया कहकर मुझे संबोधित किया गया था। मेरी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम ठिकाने पूछे गए थे। आखिर में ये अच्छी खबर है कि मेरी पत्नी जी को आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है। वो बड़े प्यार से आपकी रचनाओं को पढ़ती हैं। वो पूछ रही हैं कि आपकी शादी कहाँ हुई है, आपके बच्चे कितने हैं, और आपका कोई फोटो भी हो तो कृपया भेज दीजिए। मेरी जन्म की जगह और घर परिवार का पता भी पूछा गया था। इस चिट्ठी और खास तौर से उसके आखिरी खबर ने मुझे खुश कर दिया था। ये पहला ही मौका था जब मुझे किसी औरत के मुंह से, चाहे वो प्रतिनिधि द्वारा ही क्यों ना हो, अपनी तारीफ सुनने को मिला था। गुरूर का नशा छा गया। धन्य है भगवान। अब औरतें भी मेरे काम की तारीफ करने लगी। मैंने तुरंत जवाब लिखा। जितने सुनने में अच्छे लगने वाले शब्द मेरे दिमाग में थे सब खर्च कर दिए। दोस्ती और अपनेपन से पूरी चिट्ठी भरी हुई थी। अपने परिवार के बारे में बताया। शायद मेरे पूर्वजों का ऐसा गुणगान किसी ने भी न किया होगा। मेरे दादा एक जमींदार के कारिंदे थे। मैंने उन्हें बड़ी रियासत का एक मैनेजर बतलाया। अपने पिता को, जो कि दफ्तर में क्लर्क थे, उस दफ्तर का चेयरमैन बना दिया। और किसानी को जमींदारी बना देना तो साधारण बात थी। अपनी रचनाओं की गिनती तो न बढ़ा सका, पर उनके महत्व, आदर और प्रचार के बारे में ऐसे शब्दों में बताया जो नम्रता की ओट में अपने गर्व को छिपाते हैं। कौन नहीं जानता कि कई बार छोटे का मतलब उससे उल्टा होता है और दीन का मतलब कुछ और ही समझा जाता है। सीधे से अपनी बड़ाई करना बड़बोलापन है, मगर इशारे से आप इसी काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। खैर, मेरी चिट्ठी खत्म हो गई और उसी समय लेटर बॉक्स के पेट में पहुंच गई। इसके बाद 2 हफ्ते तक कोई चिट्ठी न आई। मैंने उस चिट्ठी में अपनी गृहिणी की ओर से भी 2-4 अच्छी बातें लिख दी थी। उम्मीद थी कि अपनापन और भी बढ़ेगा
कहीं कविता में मेरी तारीफ हो जाए तो क्या पूछना, फिर तो साहित्य की दुनिया में मैं ही मैं नजर आऊं। इस चुप्पी से कुछ निराशा होने लगी, लेकिन इस डर से कि कहीं कवि जी मुझे मतलबी या सेंटिमेंटल ना समझ लें, कोई चिट्ठी ना लिख सका। अश्विन का महीना था और तीसरा प्रहर। रामलीला की धूम मची हुई थी। मैं अपने एक दोस्त के घर चला गया था। ताश की बाजी हो रही थी। अचानक एक महाशय मेरा नाम पूछते आए और मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गए। मेरा उनसे बिल्कुल भी परिचय न था। सोच रहा था कि यह आदमी कौन है और यहां कैसे आया। यार लोग उन महाशय की ओर देखकर आपस में इशारेबाजियां कर रहे थे। उनके आकार प्रकार में कुछ नयापन जरूर था। सांवला रंग, छोटा कद, चेहरे पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल संवारे हुए, सिर्फ सादी कमीज, गले में फूलों की एक माला, पैर में फुल बूट और हाथ में एक मोटी सी किताब। मैंने चौंक कर नाम पूछा। जवाब मिला, मुझे उमापति नारायण कहते हैं। मैं उठकर उनके गले से लिपट गया। ये वही कवि महोदय थे जिनकी प्यार भरी कई चिट्ठी मुझे मिल चुकी थी। खैर खबर पूछी, पान इलायची से खातरी की, फिर पूछा, आपका आना कैसे हुआ? उन्होंने कहा, मकान पर चलिए तो सब बात कहूंगा। मैं आपके घर गया था, वहां मालूम हुआ आप यहाँ हैं। पूछता हुआ चला आया। मैं उमापति जी के साथ घर चलने को उठ खड़ा हुआ। जब वो कमरे के बाहर निकल गए तो मेरे दोस्त ने पूछा, ये साहब कौन है? मेरे एक नए दोस्त हैं। जरा इनसे होशियार रहिएगा, मुझे तो बदमाश मालूम होते हैं। अरे नहीं, आपका अनुमान गलत है। आप हमेशा आदमी को उसके भेष से परखा करते हैं, पर इंसान कपड़ों में नहीं, दिल में रहता है भाई। अरे भाई, खैर रहस्य की बातें तो ये आप जाने, मैं आपको आगाह किए देता हूँ। मैंने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। उमापति जी के साथ घर पर आया, बाजार से खाना मंगवाया, फिर बातें होने लगी। उन्होंने मुझे अपनी कई कविताएं सुनाई। आवाज बहुत अच्छी और मीठी थी। कविताएं तो मेरी समझ में खाक न आई, पर मैंने तारीफों के पुल बांध दिए। झूम झूम कर वाह वाह करने लगा, जैसे मुझसे बढ़कर कोई कविता पसंद करने वाला दुनिया में न होगा। शाम को हम रामलीला देखने गए। लौटकर उन्हें फिर खाना खिलाया। अब उन्होंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। इस समय वो अपनी पत्नी को लेने के लिए कानपुर जा रहे हैं। उसका मकान कानपुर में ही है। उनका विचार है कि एक मासिक पत्रिका निकालें। उनकी कविताओं के लिए एक प्रकाशक 1000 रुपए देता है, पर उनकी इच्छा तो ये है कि उन्हें पहले पत्रिका से धीरे धीरे निकाल कर फिर अपने ही पैसे से किताबें छपवाएं। कानपुर में उनकी जमींदारी भी है, पर वो साहित्यिक जीवन जीना चाहते हैं। जमींदारी से उन्हें नफरत है। उनकी पत्नी एक लड़कियों के स्कूल में प्रिंसिपल है। आधी रात तक बातें होती रहीं। अब उनमें से ज्यादातर याद नहीं है। इतना याद है कि हम दोनों ने मिलकर अपने आने वाले जीवन का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया था। मैं अपनी किस्मत को सराहता था कि भगवान ने बैठे बैठाए ऐसा सच्चा दोस्त भेज दिया। आधी रात बीत गई तो सोए। उन्हें दूसरे दिन 8 बजे की गाड़ी से जाना था। मैं जब सोकर उठा तब तक 7 बज चुके थे। उमापति जी मुंह हाथ धोए तैयार बैठे थे। बोले, अब आज्ञा दीजिए, लौटते समय इधर से ही जाऊंगा। इस समय आपको कुछ तकलीफ दे रहा हूं, माफ कीजिएगा। मैं कल चला तो सुबह के 4 बजे थे। 2 बजे रात से पड़ा जग रहा था कि कहीं नींद ना आ जाए, बल्कि यूं समझिए कि सारी रात जागना पड़ा, क्योंकि चलने की चिंता लगी हुई थी। गाड़ी में बैठा तो झपकियां आने लगी। कोट उतार कर रख दिया और लेट गया तो तुरंत नींद आ गई।
मुगल सराय में नींद खुली। कोट गायब। नीचे ऊपर चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं। समझ गया कि किसी महाशय ने उड़ा दिया। सोने की सजा मिल गई। कोट में 50 रुपए खर्च के लिए रखे थे, वे भी उसके साथ उड़ गए। आप मुझे 50 रुपए दे दें, पत्नी को मायके से लाना है, कुछ कपड़े वगैरह ले जाने पड़ेंगे। फिर ससुराल में सैकड़ों तरह के नेक जोग लगते हैं, कदम कदम पर रुपए खर्च होते हैं। ना खर्च कीजिए तो हंसी हो, मैं इधर से लौटूंगा तो देता जाऊंगा। मैं बड़े संकोच में पड़ गया। एक बार पहले भी धोखा खा चुका था। तुरंत धोखा हुआ, कहीं अब की फिर वही हालत ना हो। लेकिन जल्द ही मन के शक पर शर्मिंदा हुआ। दुनिया में सभी इंसान एक से नहीं होते। ये बेचारे इतने अच्छे हैं, इस समय मुश्किल में पड़ गए हैं और झूठे शक में पड़ा हुआ हूं। घर में आकर पत्नी से कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए तो नहीं है? क्या करोगे? पत्नी ने पूछा। मेरे दोस्त जो कल आए हैं, उनके रुपए किसी ने गाड़ी में चुरा लिए। उन्हें बीवी को विदा कराने ससुराल जाना है, लौटती बार देते जाएंगे। पत्नी ने ताना मारकर कहा, तुम्हारे यहाँ जितने भी दोस्त आते हैं ना, सब तुम्हें ठगने ही आते हैं। सभी संकट में पड़े रहते हैं। मेरे पास नहीं है रुपए। मैंने खुशामद करते हुए कहा, लाओ दे दो, बेचारे तैयार खड़े हैं, गाड़ी छूट जाएगी। कह दो ना कि इस समय घर में रुपए नहीं है। ये कह देना आसान नहीं है भाई। इसका मतलब तो यह है कि मैं गरीब ही नहीं, बिना दोस्तों के भी हूं। नहीं तो क्या मेरे लिए 50 रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता? उमापति को कभी यकीन ना आएगा कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ साफ ये कह दिया जाए कि हमको आप पर भरोसा नहीं है, हम आपको रुपए नहीं दे सकते। कम से कम अपना पर्दा तो ढका रह जाएगा। श्रीमती जी ने झुंझलाकर संदूक की कुंजी मेरे आगे फेंक दी और कहा, तुम्हें जितना बहस करने आता है उतना कहीं आदमियों को परखना आता ना, तो अब तक तुम आदमी हो गए होते। ले जाओ, दे दो। किसी तरह तुम्हारी इज्जत तो बनी रहे, लेकिन उधार समझकर मत दो। ये समझ लो कि पानी में फेंके देते हो। अब मुझे आम खाने से काम था, पेड़ गिनने से नहीं। चुपके से रुपए निकाले और लाकर उमापति को दे दिए। फिर लौटती बार आकर रुपए दे जाने का भरोसा देकर वो चल दिए। 7वें दिन शाम को वो घर से लौट आए। उनकी पत्नी और बेटी भी साथ थी। मेरी पत्नी ने शक्कर और दही खिलाकर उनका स्वागत किया। मुंह दिखाई के 20 रुपए दिए। उनकी बेटी को भी मिठाई खाने को 2 रुपए दिए। मैंने समझा था कि उमापति आते ही मेरे रुपए गिनने लगेंगे, लेकिन उन्होंने पहर रात गए तक रुपयों का नाम भी नहीं लिया। जब मैं घर में सोने गया तो बीवी से कहा, इन्होंने तो रुपए नहीं दिए जी। पत्नी ने हंसकर कहा, तो क्या तुम्हें सचमुच उम्मीद थी कि वो आते ही तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि फिर पाने की उम्मीद से रुपए मत दो। यही समझ लो कि किसी दोस्त को मदद के लिए दे दिए। लेकिन तुम भी अजीब आदमी हो। मैं शर्मिंदा और चुप हो रहा। उमापति जी 2 दिन रहे। मेरी पत्नी उनका अच्छे से आदर सत्कार करती रही, लेकिन मुझे उतना संतोष न था। मैं समझता था कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। तीसरे दिन सुबह वो चलने को तैयार हुए। मुझे अब भी उम्मीद थी कि वो रुपए देकर जाएंगे, लेकिन जब उनकी नई राम कहानी सुनी तो सन्नाटे में आ गया। वो अपना बिस्तर बांधते हुए बोले, बड़ा ही दुख है कि मैं अब की बार आपके रुपए न दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजी से भेंट ही नहीं हुई। वो तहसील वसूल करने गांव चले गए थे और मुझे इतना समय न था कि गांव तक जाता। रेल का रास्ता नहीं है,
बैलगाड़ियों पर जाना पड़ता है। इसीलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर ससुराल चला गया। वहां सब रुपए खर्च हो गए। विदाई के रुपए न मिल जाते तो यहां तक आना मुश्किल न था। अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। आप मुझे 25 रुपए और दे दें, मैं वहां जाते ही भेज दूंगा। मेरे पास इक्के तक का किराया नहीं है। जी में तो आया कि टका सा जवाब दे दूं, पर इतना रूखापन हो न सका। फिर पत्नी के पास गया और रुपए मांगे। अब कि उन्होंने बिना कुछ कहे सुने रुपए निकालकर मेरे हवाले कर दिए। मैंने उदासीन भाव से रुपए उमापति जी को दे दिए। उनकी बेटी और पत्नी सीढ़ी से उतर गईं तो उन्होंने बिस्तर उठाया और मुझे प्रणाम किया। मैंने बैठे बैठे सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्हें सड़क तक पहुंचाने भी ना गया। एक हफ्ते बाद उमापति जी ने लिखा, मैं कार्यवश बरार जा रहा हूं, लौटकर रुपए भेजूंगा। 15 दिन के बाद एक चिट्ठी लिखकर खबर पूछी, कोई जवाब ना आया। 15 दिन के बाद फिर रुपयों का तकाजा किया, उसका भी कुछ जवाब न मिला। 1 महीने के बाद फिर तकाजा किया, उसका भी यही हाल। एक रजिस्ट्री चिट्ठी भेजी, वो पहुंच गई, इसमें शक नहीं, लेकिन जवाब उसका भी ना आया। समझ गया था समझदार जोरू ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच था। निराश होकर चुप हो रहा। इन चिट्ठियों की मैंने पत्नी से बात भी नहीं की और ना उसी ने इस बारे में कुछ पूछा। इस धोखे का मुझ पर वही असर पड़ा जो ऐसे समय पर पड़ना चाहिए। कोई ऊंची और पवित्र आत्मा इस छल पर भी अटल रह सकती थी। उसे ये समझकर संतोष हो सकता था कि मैंने अपने फर्ज को पूरा कर दिया। अगर उधार लेने वाले ने उधार नहीं चुकाया तो मेरा क्या अपराध। पर मैं इतना दयालु नहीं हूं। यहां तो महीनों सिर खपाता हूं, कलम घिसता हूं, तब जाकर पैसे देखने को मिलते हैं। इसी महीने की बात है, मेरे यंत्रालय में एक नया कंपोजिटर बिहार प्रांत से आया। काम में चालाक जान पड़ता था। मैंने उसे 15 रुपए मासिक पर नौकर रख लिया। पहले किसी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था। मदद न मिलने के कारण पढ़ना छोड़ बैठा था। घर वालों ने किसी तरह की मदद देने से इनकार किया। मजबूर होकर उसने आजीविका के लिए ये पेशा ले लिया। कोई 17-18 साल की उम्र थी। स्वभाव में गंभीरता थी। बातचीत बहुत सलीके से करता था। यहां आने के तीसरे दिन उसे बुखार आने लगा। 2-4 दिन तो जैसे तैसे काटे, लेकिन जब बुखार न छूटा तो घबरा गया। घर की याद आई और कुछ न सही घर वाले का इलाज भी न करेंगे। मेरे पास आकर बोला, महाशय मैं बीमार हो गया हूं, आप कुछ रुपए दे दें तो घर चला जाऊं, वहां जाते ही रुपयों का इंतजाम करके भेज दूंगा। वो सच में बीमार था। मैं उससे अच्छी तरह से परिचित था। ये भी जानता था कि यहां रहकर वो कभी ठीक नहीं हो सकता। उसे सचमुच मदद की जरूरत थी, पर मुझे शक हुआ कि कहीं ये भी रुपए हजम न कर जाए। जब एक समझदार, लायक, पढ़ा लिखा आदमी धोखा दे सकता है तो ऐसे कम पढ़े लिखे जवान लड़के से कैसे ही उम्मीद की जाए कि वो अपने वचन का पालन करेगा। मैं कई मिनटों तक मुश्किल में पड़ा रहा। आखिर में बोला, भाई मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत दुख है, मगर मैं इस समय कुछ न कर सकूंगा। बिल्कुल खाली हाथ हूं, दुख है। ये कोरा जवाब सुनकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोला, आप चाहें तो कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर सकते हैं, मैं जाते ही आपके रुपए भेज दूंगा। मैंने दिल में कहा, यहां तो तुम्हारी नीयत साफ है,
लेकिन घर पहुंचकर भी यही नीयत रहेगी, इसका क्या सबूत है? और नीयत साफ रहने पर भी मेरे रुपए दे सकोगे या नहीं, ये कौन जाने। कम से कम तुमसे वसूल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। फिर सामने में कहा, देखो इसमें मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन दुख है कि मेरे पास रुपए नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनख्वाह निकलती है वो ले सकते हो। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। परेशान की तरह एक बार आकाश की ओर देखा और चला गया। मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ, अपने स्वार्थी पने पर ग्लानि हुई, पर आखिर को जो मैंने तय किया था मैं उसी पर टिका रहा। इस ख्याल से मन को संतोष हो गया कि मैं ऐसा कहां का अमीर हूं जो यूं रुपए पानी में फेंकता फिरूं। ये है उस धोखे का नतीजा जो मेरे कवि दोस्त ने मेरे साथ किया। मालूम नहीं आगे चलकर इस कमजोरी का क्या कुफल निकलता, पर किस्मत से उसकी नौबत न आई। भगवान को मुझे इस बदनामी से बचाना मंजूर था। जब वो आंखों से आंसू भरे मेरे पास से चला तो कार्यालय के क्लर्क पंडित पृथ्वीनाथ से उसकी मुलाकात हो गई। पंडित जी ने उसका हालचाल पूछा। पूरी बात सुन लेने पर बिना किसी आगा पीछा के उन्होंने 15 रुपए निकाल कर उसे दे दिए। ये रुपए उन्हें कार्यालय के मुनीम से उधार लेने पड़े। मुझे ये हाल मालूम हुआ तो दिल के ऊपर एक बोझ सा उतर गया कि अब वो बेचारा मजे से अपने घर पहुंच जाएगा। ये संतोष मुफ्त में ही मिल गया। कुछ अपनी नीचता पर शर्म भी आई। मैं लंबे लंबे लेखों में दया, इंसानियत और अच्छे व्यवहार का उपदेश किया करता था, पर मौका पड़ने पर साफ जान बचाकर निकल गया। और ये बेचारा क्लर्क जो मेरे लेखों का भक्त था, इतना दयालु और दयाशील निकला। गुड़ गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गए। खैर, उसमें भी एक तानों से भरा संतोष था कि मेरे उपदेशों का असर मुझ पर न हुआ न सही, दूसरों पर तो हुआ। चिराग तले अंधेरा रहा तो क्या हुआ, उसका प्रकाश तो फैल रहा है। पर कहीं बेचारे को रुपए न मिले, और शायद ही मिले इसकी बहुत कम उम्मीद है, तो खूब झकेंगे। हजरत को आड़े हाथों लूंगा। लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी न हुई। 5वें दिन रुपए आ गए। ऐसी और आंखें खोल देने वाली तकलीफ मुझे और कभी नहीं मिली थी। खैरियत यही थी कि मैंने इस घटना की बात पत्नी से नहीं की थी, नहीं तो मुझे घर में रहना भी मुश्किल हो जाता। ये सब लिखकर मैंने एक पत्रिका में भेज दिया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जनता के सामने धोखे के एक बुरे नतीजे का नजारा रखूं। मुझे सपने में भी उम्मीद न थी कि कोई सीधा फल निकलेगा। इसी से जब चौथे दिन बेवजह मेरे पास 75 रुपए का मनी ऑर्डर पहुंचा तो मेरी खुशी की सीमा न रही। भेजने वाले वही महाशय थे, उमापति। कूपन पर सिर्फ माफी लिखा हुआ था। मैंने रुपए ले जाकर पत्नी के हाथों में रख दिए और कूपन दिखलाया। उसने अनमने भाव से कहा, इन्हें ले जाकर अच्छे से अपने संदूक में रखो। तुम ऐसे लालची इंसान हो, मुझे आज पता चला। थोड़े से रुपयों के लिए किसी के पीछे पंजे झाड़कर पड़ जाना ये अच्छी बात नहीं है। जब कोई पढ़ा लिखा और समझदार इंसान अपने वचन का पालन न करे तो यही समझना चाहिए कि वो मजबूर है। मजबूर इंसान को बार बार तकाजों से शर्मिंदा करना अच्छा नहीं है। कोई इंसान जिसका पूरी तरह से नैतिक पतन नहीं हो गया है, जितना हो सके किसी को धोखा नहीं देता। इन रुपयों को मैं तब तक अपने पास नहीं रखूंगी जब तक उमापति की कोई चिट्ठी नहीं आ जाएगी कि क्यों रुपए भेजने में इतनी देर हुई। पर इस समय मैं ऐसी महान बातें सुनने को तैयार न था। डूबे हुए पैसे मिल गए, इसकी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।